सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। 70-80 सालों से इस मामले को किसी ने छेड़ा ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि भाई तरीक़ाकार का ये सारा मामला है जिस पे आज तक बात ही नहीं हो सकी, या अदालतों में भी नहीं गया। तो अभी क्या हुकूमत ने इस मामले को ठीक तरीके से टैकल नहीं किया तो बात यहाँ तक पहुँच गई। अगर आराम से चुपके से एक्सटेंशन हो भी जाता और उसके बाद कोई दरखास्त लेकर चले आता तो फिर भी ये मामला खुल तो सकता था। कि असल में आप समझ क्या रहे हैं? ये है कि जिस तरह से इन्होंने अगस्त में एक लेटर पर साइन करके सोशल मीडिया के हवाले किया और पहले ही दिन उनके दस्तखत होने के अगले 5-6 मिनट में सोशल मीडिया पर हर आदमी देख रहा था कि इस तरह से इन्होंने एक्सटेंशन दी है आर्मी चीफ को। क्या ये तरीक़ाकार होता है एक्सटेंशन देने का? क्या आप जो है वो मुख्तार कुल हैं पाकिस्तान के? क्या आपके पास ये अथॉरिटी आ गई है कि आप पार्लियामेंट के अख्तियार को भी इस्तेमाल करेंगे, काबीना के मजमूई अख्तियार को भी इस्तेमाल करेंगे, प्रेसिडेंट के भी अख्तियार को इस्तेमाल करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव के अख्तियार को भी इस्तेमाल करेंगे, तमाम जुडिशल अख्तियार भी अपने पास रख लेंगे और इस तरह से एक फरमान जारी करेंगे, जनाब मन के मुसम्मी, जनाब इब्ने फुलां फुलां इब्ने फुलां, हम ये ऐलान करता हूँ कि मैंने फुलां को फुलां ओहदे पर यह भी तरीक़ाकार होता है। इस तरह से मनसब दिए जाते हैं। इस तरह से आप अगर एक्सटेंशन दे रहे हैं या इस तरह से अगर आप रीअपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई लीगल तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा। माजी में भी ये होता रहा है और वो अथॉरिटी से नहीं होता रहा है, वो ताकत से और ज़ोर से होता रहा है और गलत होता रहा है। अब अगर ठीक करना था तो आपके पास तो एक दरवाज़ा मौजूद था ना कि पार्लियामेंट में जाते। अगर चले पार्लियामेंट में भी नहीं गए थे, अपने घर में तो जाकर जाते ना, काबीना के पास तो जाते, काबीना से बताते जनाब ये कर रहा हूँ। काबीना एक सिफारिश बनाती है, वो वज़ीर आज़म को देती है, वज़ीर आज़म वो सिफारिश को भेजते प्रेसिडेंट को। ये तो उल्टा मामला हुआ है। तो सर अभी से इसका क्रेडिट ले रहे हैं। अभी तो उन्होंने कहा है कि अभी तो कानून साजी तो बाद में भी होनी है ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत थी तो ये मामला उठा, इस पर रोशनी डाली गई और अदालतों में गया, वरना पहले चला। दोनों तरह के क्रेडिट जो है वो उनके पास जाएंगे। जो बेहतर है वो भी मेरी, पट भी मेरी, सब कुछ मेरा है। चलिए मैं उसामा साहब, एक चीज़ जो आप अपोजिशन की बात कर रहे थे, अपोजिशन के पास खुलकर खेलने का मौका भी होगा, माइनस की जो आप बात कर रहे थे। लेकिन सर अपोजिशन के अंदर जो जमातें हैं वो खासी जिम्मेदार भी हैं पार्लियामान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। तो मेरा ये ख्याल, मैं आपसे इख्तलाफ कर रहा हूँ इस बात पे कि इस मामले पर जब वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, वो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला हो, इस पर वो अपनी पॉलिटिक्स क्यों खेलेंगे कि माइनस इमरान का मामला हो जाए? उनको भी पता है कि एक आईनी बहरान हो सकता है इसमें और एक ऐसे इदारे का बहरान हो सकता है कि जिसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ एक दिन भी किसी को हटाया जा सकता हो। तो अपोजिशन भी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। इसीलिए तो मुदस्सिर किसी भी जमात ने ये नहीं कहा कि किसी सूरत हम ये नहीं होने देंगे या हम इसके खिलाफ हैं, ये नहीं हो सकता। सब ने एक ओपननेस शो की है। लेकिन जहाँ तक बात है कि वो एक ज़िम्मेदार जमातें, यकीनन ज़िम्मेदार जमातें हैं, लोगों ने उनको वोट दिए हैं, लेकिन अभी वो खड़ी कहाँ हैं? अभी वो क्या कर रही हैं? अभी देखिए कि जिस तरह बिलावल साहब हैं, वो तो पहले दिन से कहते हैं सिलेक्ट करने वालों को भी नहीं मानते, हम सिलेक्टेड को नहीं मानते। जब उस बंदे को आप मान ही नहीं रहे तो उसके साथ आप बात क्या करेंगे? किस तरह बैठेंगे? वो कहेगा जी ये तो मुझे मानते ही नहीं है, मैं इनके साथ बात क्या करूं? मैं जाता हूँ कहते जी सिलेक्टेड ये है ही नहीं, ये तो अवामी नुमाइंदा ही नहीं है, तो वो इस तरह की बात शुरू कर देते हैं। बहरहाल मुझे लगता है जहांगीर तरीन साहब को फिर एक्टिव होना पड़ेगा, जिस तरह वो MNAs को लेकर आए थे, MPs को, तो वही जाकर इत्तेहादियों को बनाते रहे तो शायद वो एक्टिव हो। लेकिन जो अहम बात है, मैं वो दोबारा देख रहा था, जो अल्फाज हैं इसमें मुदस्सिर जी, हाँ जी, इसमें जो अल्फाज लिखे हुए हैं, जो ऑर्डर भी आया था पहले और उसको इस डिटेल जजमेंट का हिस्सा भी बनाया हुआ है, शॉर्ट ऑर्डर का। ये 51वां पॉइंट है कि जी 28/11/2019 को जो हमने ऑर्डर किया था उसमें लिखा हुआ है, इस जजमेंट में उस ऑर्डर का हवाला दिया गया और लिखा हुआ है कि हेडक्वार्टर while exercising judicial restraint find it appropriate to leave the matter to the parliament and the federal government to clarify, specify the terms and conditions of service of chief army staff through an act of parliament and to clarify the scope of article 243 of the constitution in this regard। यानी मुझे तो यही समझ आ रही है, मैं तो एक बहुत ही अदना सा तालिब इल्म हूँ, बल्कि तालिब इल्म भी नहीं कह सकते, मुझे तो इस चीज़ का पता ही कुछ नहीं। लेकिन ये जजमेंट में तो यही लिखा हुआ है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है जो कि इस स्कोप को वाज़ह करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 243 आर्टिकल जो अपॉइंटमेंट के मुताबिक है, उसमें तो लिखा हुआ है कि सदर अपॉइंट करेगा, लेकिन उसकी वजाहत कि उसमें एक्सटेंशन है या कितने अरसे के लिए होगी, क्या होगा, वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आप उसकी वजाहत कर दें।
तो उसमें आईनी तरमीम का इसमें कहीं जिक्र मुझे तो नहीं मिल रहा कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। तो लिहाजा हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि वो बगैर ऑपोजिशन के भी इसमें कर सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहेगी। ना तो आर्मी चीफ पहले एक्सटेंशन चाहते थे, ना अब वो चाहते हैं, और ना ही वो चाहते हैं कि उनकी पोस्ट को, इतनी अहम तरीन पोस्ट, फौज की सबसे अहम पोस्ट, पाकिस्तान के सबसे अहम इदारे की पोस्ट, उसमें आप उसको कंट्रोवर्शियल बनाएं। तो मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह आप कश्मीर का मामला देख लें, दीगर मामला देख लें, क्योंकि ये पाकिस्तान के दिफा का है, डिसिप्लिन तरीन इदारा है, उसको आपने डिसिप्लिन रखना है, वो आइन और कानून के ताबे है और आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहता है, लेकिन उसको ये वाज़ेह कर दिया जाए कि जनाब ये है, आइंदा से जो भी आर्मी चीफ आएगा, मौजूदा चीफ हैं, ये इतने अरसे के लिए होंगे और इनकी अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन का ये मामला होगा। तो वो किसी एक शख्स के लिए नहीं है, वो कोई तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ नहीं होगा, वो कोई नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजल, वो इस मुल्क का आर्मी चीफ होगा। तो लिहाजा उसके लिए मुझे ये लगता है कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा कुल मिट बैठ के, लेकिन उससे पहले शायद हुकूमत एक ऑप्शन रिव्यू की करे। लेकिन उसमें एक बात दिलचस्प ये भी होगी कि उस वक्त तक शायद आसिफ सईद खोसा साहब रिटायर हो चुके होंगे। अच्छा, अब लगारी साहब, आपने उसामा की सारी बात सुनी है, जो पॉइंट वो रेज कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पढ़ के भी सुनाया, जो फैसले में लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं किसी आईनी तरमीम की तो ज़रूरत ही नहीं है, आराम से हुकूमत कर सकती है। नहीं, कैसे करेगी हुकूमत? हुकूमत के पास सेनेट में अक्सरियत है। हुकूमत तो कौमी असम्बली में एक कानून का आय करवा लेगी कि जनाब ये मंजूर है, और उस पर हाथ भी खड़ा कर देंगे और पर काउंटी में हो जाएगी, सेनेट में नहीं जाएंगे। फिर जब पार्लियामेंट के लिए, अगर आपको पार्लियामेंट के इज्तिमाई इजलास में जाना पड़े, जॉइंट सेशन में जाना पड़े, या आपको आइनी तरमीम के लिए जाना पड़े, आर्टिकल 243 के अंदर अमेंडमेंट किए बगैर आप आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के इशू को हल नहीं कर सकते, इसलिए कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये कानून के तहत बनी हुई नहीं है। आर्मी का स्टाफ जो है, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और दीगर स्टाफ जितने भी हैं, वो आर्मी एक्ट के तहत आते हैं। तमाम कोर कमांडर्स आर्मी एक्ट के तहत आते हैं, तमाम फॉर्मेशन ऑफिसर, तमाम प्रिंसिपल ऑफिसर्स आर्मी एक्ट के तहत आते हैं। आर्मी चीफ जो हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, वो आते हैं आइन के तहत, तो आइनी पोस्ट है। तो आपको आइन में जाना पड़ेगा, आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और वहाँ पर मुद्दत तयन करना पड़ेगा। और फिर कौन सी कंडीशन, अगर आपने कंडीशन करनी है तो कौन सी कंडीशन होंगी जिनमें आपको एक्सटेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा मरहला है तय करने का। अगर इसी हट धर्मी के साथ सरकार मौजूद रही तो फिर ये मामला बिगड़ने जा रहा है और इंतहाई काबिल एहतराम हमारी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारे को एक मुश्किल सूरत हाल से हुकूमत दो चार कर रही है। अपोजिशन की तरफ से ऐसी सूरत हाल नहीं है। उसामा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी उसामा। जी देखिए, लगारी साहब तो हमारे उस्ताद हैं, लेकिन उसमें अर्ज़ ये है कि जो आइन है उसमें कहीं नहीं लिखा कि कितनी मुद्दत के लिए होगा आर्मी चीफ, या उसको एक्सटेंशन दी जा सकती है नहीं दी जा सकती। उसमें सिर्फ अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है कि उसको लगाया किस तरह जाएगा, बस दैट्स इट। कि सिर्फ इतना बताया गया है कि वज़ीर आज़म के कहने पर सदर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेगा, बस। वो कितने अरसे के लिए होगी और किसको करेगा, इसका कोई वहाँ लिखा नहीं हुआ आइन में। तो इस वजह से अगर कहीं एक्सटेंशन का है या उसकी मुद्दत का है, वो तो फिर शायद आर्मी एक्ट में ही करना होगा, उसमें बताना होगा कि कितने अरसे के लिए होगी एक्सटेंशन होगी। तो ये खैर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है और इसमें देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो शायद रिव्यू की एक ऑप्शन ज़रूर देख रही है कि चले यहाँ से अगर मामला हल हो गया, जो उनकी नज़र में लकुनाज हैं वो अगर दूर हो गए, कि कहीं कल को जो लगारी साहब कह रहे हैं, जो फरमा रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है कि हम यहाँ से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत कर दें और फिर एक वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन चली जाए और वो कहें नहीं, जहाँ ये तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना था, और फिर एक नया मसला बन जाए। तो इसकी वजाहत के लिए शायद वो पहले ही चले जाएँ रिव्यू में और मजीद उसमें कुछ वजाहत वो चाहें। और उसमें मैंने आपको बताया कि आसिफ सईद खोसा साहब तो शायद तब तक नहीं होंगे, वो रिटायर हो चुके होंगे, तो रिव्यू तो सेम कोर्ट के पास ही होता है। अब उसमें देखना होगा कि नया बेंच किस तरह से बनता है और क्या होता है, वरना ये ऑप्शन जो पार्लियामेंट वाला है ये तो उनके पास रहेगा ही। और मुझे लगता है रिव्यू में जाकर भी शायद कोर्ट यही कहेगी, क्योंकि इसमें बड़ा वाज़ेह है कि ये आइन का काम या कानून साजी का काम ये पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट की तरफ उन्होंने भेज दिया है। और उन्होंने खुद कहा जुडिशियल रिस्ट्रेंट हम शो करें, हम कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते जो कि मसला हो, लिहाजा इसको आप पार्लियामेंट हल कर ले। उन्होंने कह दिया कि आगे आने वाले वक्त के लिए अब ये मामला पार्लियामान के सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लगारी साहब चाहूंगी कि आप थोड़ी रहनुमाई करें, मुझे ये बताएं कि अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
उनकी ज़रूरत पर किसी ने भी एतराज़ नहीं किया कि भाई ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है या सबके जहनों में है कि भाई हालात ऐसे हैं कि उनको ही वो कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। अभी जो डिस्कशन होनी है पार्लियामेंट में जाकर कानून साजी के साथ, वो तरीक़ाकार पर ही होनी है, यहाँ पर यह भी डिस्कस होगा कि भाई वो उनको लगवाएं ना लगवाएं, या उनको नहीं होना चाहिए या उनकी ज़रूरत है। हम प्रीकंडीशंस नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट के सामने नहीं रख सकते हैं कि जनाब हमारी इन पेशगी तहफ़्फ़ुज़ात के तहत आप ये काम कीजिए। ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट अपने तमाम तर अख्तियारात में सबसे बालातर इदारा है और वो आइन में तरमीम कर सकता है, कानून बना सकता है। कानून वो असल में मंबा मस्दर है ताकत का, आपके इक़्तिदार का वही है। हम पार्लियामेंट जो है उसी ने तय करना है। एक मामला था यहाँ पर, ये जो अदालत उज़्मा ने जुडिशल रिस्ट्रेन से काम लिया है। जुडिशल रिस्ट्रेन जब इसको बनाया गया था तो ये आज से कोई तकरीबन कोई 1100 साल पहले का जुडिशल रिस्ट्रेन का है, तकरीबन या 900 साल पहले का है, जब इसके इस्तिलाह मैग्ना कार्टा से भी उन्हीं दिनों में मैग्ना कार्टा आया, उन्हीं दिनों जुडिशल रिस्ट्रेन और डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एक ही तरफ से आई थी, हेनरी की तरफ से आई थी। तो उसमें भी ये कहा गया था कि अदालत अगरचे अख्तियार रखती है फैसला करने का, मगर अदालत इस फैसले को करने से गुरेज करती है ताकि ये मामला उनके पास जाए, वो हल करें जो इस कानून साजी का काम करते हैं। तो लेकिन बरतानिया में इसके होने के बावजूद भी, ये वहाँ से ईजाद हुई थी जुडिशल रिस्ट्रेन, लेकिन बरतानिया की पूरी तारीख में ना डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को यूज़ किया गया, ना जुडिशल रिस्ट्रेन को इस्तेमाल किया गया। दोनों जो ज़रूरतें हैं वो उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान में बार बार इसको किया गया इस्तेमाल और उसका जवाब भी बनाया गया। उसका जवाब मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाला गया है। देखें, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इस बेंच को फैसला कर देना चाहिए था, ये मेरी राय है। कोई भी फैसला उन्हें करना था, कर देना चाहिए था। और जुडिशल रिस्ट्रेन से शायद वो जुडिशल रिस्ट्रेन ही एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की एक शक्ल है। लेकिन अगर नहीं हुआ है और ज़्यादा अच्छा उन्होंने ये किया है कि वो पार्लियामेंट को रेफ़र किया है। अब पार्लियामेंट का काम है कि वो तय करे। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, वो जो अयूब खान ने या उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने या परवेज़ मुशर्रफ ने अपने नाम लिखवा दिए थे आइन के अंदर, और उनके नाम आइन में दर्ज कर दिए गए थे कि ये होंगे आर्मी चीफ या ये सदर मुमलिकत। तो नहीं रहती हैं वो चीज़ें। हम इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते, अफराद के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनकी अहमियत कम है। जनरल कमर जावेद बाजवा की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से कम्प्लीटली इन्होंने निकाल दिया, दहशतगर्दी को साफ कर दिया है। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और अगर वो उनको एक्सटेंशन होती है या नहीं होती है, दोनों सूरतों में ये कारनामा उन्हीं के नाम जाएगा कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किया। लेकिन आप प्रीकंडीशन के साथ पार्लियामेंट में नहीं जा सकते हैं। पार्लियामेंट के साथ कंसल्टेशन में जाएं, उनके साथ बात करें, उनको कायल करें और उनकी बातें सुनें। वो क्या कहते हैं, लीगल पॉइंट्स हैं, लीगल मसाइल हैं। इस तरह से हल नहीं होंगे कि जिस तरह से आप कहें कि जी ठीक है, वो सारे के सारे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और कहेंगे जनाब आज ये आप कहिए जी हाँ करो, हम सब हाँ कर रहे हैं। फर्द वाहिद का तो मामला यकीनी तौर पर लगारी साहब वो नहीं होना चाहिए। आपकी राय का एहतराम, आप कह रहे थे कि मेरी ये राय है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को कर देना चाहिए था जुडिशल रिस्ट्रेन। अगर बिल्कुल इसको दूसरे रुख में देखा जाए कि अगर जुडिशल रिस्ट्रेन रखा गया और 6 माह का वक्त पार्लियामान को दिया गया, आप खुद फरमा रहे पार्लियामान ही सुप्रीम इदारा होता है हमेशा से किसी भी रियासत का, तो फिर पार्लियामान ही फैसला करे किसी आइनी अपॉइंटमेंट का, तो ये जुडिशल रिस्ट्रेन उस लिहाज से बेहतर नहीं? देखिए, बहुत बेहतर है। मैं एक बात और करता हूँ, पहले इससे एक तजर्बा हो चुका है। हम जजमेंट के जरिए एक फैसला कर चुके हैं। 20 मार्च 96 की जजमेंट जो है, जिसमें 95 की गालिबन, और उसमें जस्टिस सजाद अली शाह की कोर्ट ने तय किया था कि जो जज चीफ जस्टिस बनेंगे उनकी कंडीशंस क्या होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर आपने देखा था कि 3 जो जज साहबान थे उनने इनसे डिफेक्ट किया था और उनको हटा दिया गया था, बल्कि पूरी कोर्ट ने उनको हटा दिया था और कहा था कि जिस मयार को, जो मयार आपने मुकर्रर किया है, आप उस पर पूरे नहीं उतरते, लिहाजा आप चीफ जस्टिस नहीं रहे। कोर्ट नंबर 1 में एक और कोर्ट लगी हुई थी, कोर्ट नंबर 2 में कोई और कोर्ट लगी हुई थी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मुतहारिब
थे ये, लेकिन वो सूरत हाल काबू में कर ली गई। खुदा ना खास्ता इस तरह की सूरत हाल हम इदारों में पैदा नहीं कर सकते हैं। मुदस्सिर, ये बहुत अहम मामला है, ये इसको बच्चों का खेल समझ रहे हैं हुकूमत वाले भी ऐसा कुछ और भी नहीं है। तर्जुमान भी, ये ऐसा ठीक नहीं है, बहुत संजीदा मामला है। ठीक है, इस वक्त तज्ज़िया निगार हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। कहिएगा, अब ये जो सियासी लोग हैं उन पर मजीद जिम्मेदारी आयद हो गई है, अब दिखाने का वक्त आ गया कि पार्लियामान सुप्रीम है। आप इस सारे मामले को किस तरह आगे जाता देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही संजीदा और बहुत ख़तरनाक मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं। प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट सिक्योरिटी की हो, पाकिस्तान की हो, रीजनल हो, इसमें जिस तरीके से ये पॉइंट ऑफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पैनल का जजेस का आया है फैसला, ये इस लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल मैं कम अज़ कम मुत्तफ़िक उससे नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि उनको ये देखना चाहिए था कि ये एक दुनिया में किसी जगह भी, आप मुझे एक बताएं कि आज अगर पाकिस्तान की और इंडिया की लड़ाई हो रही है और चीफ आर्मी स्टाफ का टेनर ख़त्म हो गया है, तो क्या इसका मतलब है कि चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, वो उनके टेनर एक्सटेंड नहीं करें, कहें जी आप जाएँ, आप दूसरे चीफ आर्मी स्टाफ आएंगे और साथ ही उस वक्त आप सोचेंगे कितनी ऑपरेशन प्लानिंग में फ़र्क पड़ेगा। चेंज ऑफ कमांड एट रॉन्ग टाइम इज़ नेवर एक्सपेक्टेड। इट्स अ बॉडी ऑफ ट्रूप्स, ये कमांड ऑफ ट्रूप्स है और इसको हमने समझने की ज़रूरत है, जो कि चीफ आर्मी स्टाफ ने इसको कंसिडर नहीं किया है। और इस मौके पे जबकि आपके सामने करप्शन के केसेस PMLN के ले लें, पीपल्स पार्टी के ले लें, डिफरेंट और लोगों के ले लें, इस एनवायरनमेंट में इस चीज़ को छेड़ना और उसके बाद ये फैसला देना कि पार्लियामान में जाएं और वहाँ से फैसला कराएं, कितनी सख्त बारगेनिंग होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को, ये हमें समझने की साथ ज़रूरत थी। और फिर ये भी अभी एम्बिग्विटी है कि जी आपने क्या आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करनी है या 255 आर्मी एक्ट के अंदर करनी है, दोनों की कॉन्डिशन फ़र्क है। और ये भी एक इसको भी समझने की बात क्या होगी, मेरे ख्याल में सबसे बेहतर तरीका ये होगा इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो हमें जाना चाहिए जुडिशल रिव्यू के अंदर, ये इस पर दोबारा जाएँ रिव्यू के अंदर और जाके एक तो क्लैरिफाई करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है या कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये क्लियर होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर ये कहें कि जी इसको हम इसको यहाँ इसको छेड़ना नहीं चाहिए था इस मौके के ऊपर, जबकि मुल्क के हालात ऐसे हैं और इंडिया के हालात देखें वो क्या कुछ इसके बारे में बातें कर रही हैं और क्या किस तरीके से चल रहे हैं, ये देखने की बात है। फिर जुडिशल एक रिस्ट्रेंट होता है कि आप खुद फैसला वहीं पर कर देते जी कि ये इस मामले में खामोशी है लेकिन इसको ठीक कर लीजिए वहीं पर उसी वक्त। अब इतने डाउट में आके अब इस वक्त जब ये जाएगा पार्लियामेंट मसला, तो वहाँ गवर्नमेंट PMLN वो करेगी बारगेनिंग अपने केसेस के ऊपर, पीपल्स पार्टी अपने केसेस को बारगेनिंग करेगी एंड गवर्नमेंट विल बी इन फिक्स। और चीफ आर्मी स्टाफ का एक ओहदा है ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जो कि कमांड ऑफ ट्रूप्स के लिए बहुत खतरनाक है। देखें जो इसमें आप बात करें ऑपोजिशन की जमातें बड़ी हैं, वो अपने केसेस के हवाले से बार्गेन कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो है बार्गेन के अलावा ये कौमी मामला है और पाकिस्तान के एक बड़े इदारे का सरबराह के मुद्दत मुलाजमत की तौसीक़ का मामला है। पार्लियामान के बगैर तो इसको हल होना भी नहीं आप समझते हैं कि चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक आइनी ओहदा है, तो आइनी ओहदे के लिए तो आइन की तरमीम की ज़रूरत हो या कानून में तब्दीली की ज़रूरत हो, तो फिर मामला तो पार्लियामान में ही जाना चाहिए। हम समझते हैं ज़िम्मेदारी जहाँ पर वो बारगेन है वहाँ पर वो ज़िम्मेदार जमातें भी तो हैं कि वो समझ रही हैं कि कितनी ज़रूरत इस सारे अमल के लिए है। देखिए हमें सब मालूम है इन चीज़ों का, लेकिन एक मुझे ये बताइए, मुझे अभी तक कुछ चीज़ें खामोश होती हैं और ये हर दुनिया में हर जगह पर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि वही इसको जो है वो आगे एक्सटेंड करती हैं। देखें ना, आपने अपॉइंट किया, लड़ाई शुरू हो गई, अब आप क्या इंतज़ार करेंगे कि जी इसको नहीं कर सकते, नए चीफ आर्मी स्टाफ को ले आएंगे, या उस वक्त अगर चीफ आर्मी स्टाफ को लाएंगे तो कितना बड़ा सेटबैक हो ऑपरेशनल नेसेसिटी के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर, जिसने कंसीव और प्लान किया हुआ है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और सडनली उसकी टेन्योर ऑफ सर्विस ख़त्म होती है और अभी लड़ाई पिच बैटल चल रही है और आप कमांडर को चेंज कर देंगे। ये नहीं होता, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, वैसे ब्रिगेडियर साहब अगर अपॉइंट कर सकते हैं तो वो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस पर रोक रही हूँ, मुझे ये बताइएगा जब ये शॉर्ट नोटिस आया था, जब ये मुख्तसर फैसला दिया गया था, तब ये सारी बहस छिड़ी थी कि भाई मखसूस हालात हैं
ये जवाब पेश किया गया जिसकी वजह से एक्सटेंशन दिया जा रहा है, तो फिर अपोजिशन की तरफ से शोर मचा दिया गया कि भाई कौन सी जंग छिड़ गई है, कौन से ऐसे मखसूस हालात हैं इसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है, भाई एक अपना ओहदा है, ये इसकी अपनी नौयत है, उनके अपना काम है, कोई ऐसे जंग के हालात नहीं है जिनको एक्सटेंशन दिया जाए। तब ये बहस हुई थी। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो राइट टू आस्क द एग्जेक्टिव पावर, आप जस्टिफाई करें क्यों अपॉइंट करें। इट इज़ द प्रोगेटिव ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के व्हाट आर द एनवायरनमेंट्स, व्हाट आर द प्रोफेशनल नेसेसिटीज, व्हाट आर द रीजन वाई चीफ आर्मी स्टाफ टेन्योर हैज़ बीन एक्सटेंडेड। they are not answerable to the chief army staff, ये चीफ जस्टिस, they are the public representatives, और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को जो चीफ एग्जेक्टिव बनाते हैं, ही इज़ नॉट सपोज टू टेल चीफ आर्मी स्टाफ कि जी मैं आर्मी चीफ को या कोर कमांडर को इन एनवायरमेंट से सुपरसीड कर रहा हूँ या इसको बनवा रहा हूँ। या तो जो पहले सुपरसीड किया उनको भी रीज़न बताएं कि पिछले जब जनरल बाजवा को बनाया गया था तो जो कोर कमांडर को सुपरसीड किया था वो क्या रीज़न थे। कल चीफ जस्टिस ये भी पूछेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी ये पूछेंगे। तो दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी आस्क्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि आप चीफ एग्जेक्टिव कहेंगे, आप बताएं क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों एक्सटेंशन कर रहे हैं। ये उनको पाकिस्तान के नुमाइंदों ने और अवाम ने हक दिया है। ही द चीफ एग्जेक्टिव लेकिन यहाँ पर हक किसी भी चीज के अंदर कानून के ताबे, जी ये कानून और आइन के ताबे हो जाता है। आज जिसका हवाला भी दिया गया इस केस के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने ब्रिटिश चीफ जस्टिस का 1616 का बादशाह जेम्स के इख्तियारात पर फैसले का हवाला दिया है कि कोई चीज़ जो है वो कानून साजी अवामी नुमाइंदों की खुद मुख्तारी से साबित होती है। बरतानवी चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप चाहें जिस आला मनसब पर भी हों, कानून से बालातर नहीं हो सकते हैं। तो एक कानून का तरीक़ाकार अपॉइंटमेंट का, जिस तरह से वज़ीर आज़म की सिफारिश और सदर के अहकामात के बाद चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माफ़ कीजिएगा वो तैनात हो जाते हैं, तो ऐसा ही एक तरीक़ाकार बनाने की अब ज़रूरत है सिंपल कि वो एक्सटेंशन किस तरह से दे सकते हैं। तो अगर उसकी कानून साजी बन भी जाए तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं है। देखें, वो प्रॉब्लम ये है कि वो एनवायरनमेंट आप देखें, इस वक्त मुल्क बहुत माशी बुरे हालात से गुजर रहा है। इस वक्त तमाम बड़ी पार्टीज़ के लीडर जो हैं वो करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व हैं और नैब बड़ा इफेक्टिव काम कर रहे हैं। अब वो सारी कंडीशन आएंगी जब आपको लेजिस्लेशन की पार्टी ज़रूरत पड़ेगी और आपको सेनेट में जाना पड़ेगा जहाँ की गवर्नमेंट की मेजॉरिटी भी नहीं है। देन सी व्हाट हैपन्स। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि इसके असरात कहाँ पड़ेंगे, इसके अफेक्ट क्या होंगे, इससे आइंदा के लिए पाकिस्तान में क्या मुश्किलात होंगी और हुकूमत पाकिस्तान को हुकूमत वक्त को कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ। ये भी हमें साथ सोचने की ज़रूरत होती है। सही। और फिर उसके बाद देखें, ये एक फर्स्ट टाइम नहीं है, ये एक दुनिया में कहीं देखें, किसी जगह पे देख लें, वहाँ पर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर जनरल माउंट बैटन लड़ाई कर रहे हैं और उस वक्त वो जाके उनको चेंज कर दिया जाता है, तो क्या आपको मतलब पूरी आर्मी लड़े थी वहाँ पर और उस वक्त उनको चेंज कर देंगे जी आपका टाइम खत्म हो गया। इट इज ऑब्वियसली कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो भी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, माज़रत चाहूँ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का मामला है, तफसीली फैसला आज आ गया है। नज़ीर लगारी साहब, अब जैसा कि अब 6 माह का वक्त है, पार्लियामान कोई फैसला कर रहे हैं, कानून साजी करनी है, आपको क्या लगता है अब ये सियासी जमातें जो कि कह रही हैं कठपुतली नामंजूर, एक दिन नहीं चलने देंगे इनको, इन्हें घर भेज कर हम दम लेंगे, तदब्बुर का मुजाहरा करेंगी, इस मसले को मिलकर हल करेंगी? आपको क्या नजर आ रहा है? 6 महीने का वक्त है बस। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मैं चाहूँगा उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसमें तदब्बुर का क्या मामला है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर 200 जनरल्स हैं। मैं किसी एक जनरल को भी ये अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं, इसलिए कि उनकी सलाहियत हमारे सामने है और जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं तो उनकी सलाहियतें जिनको जानते हैं उनको तो पता है हमें और क्या सलाहियतें हैं, बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। हमें इस पर बात नहीं करिए, कंडीशंस की बात हो रही है। तो कंडीशंस में ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे मोहतरम दोस्त हैं, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, वो फरमा रहे हैं कि जनाब एहतसाब हो रहा है, ऐसे आलम में ये कैसे हो सकता है? तो एहतसाब से क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ से या आर्मी से? एहतसाब के अमल का क्या ताल्लुक है? एहतसाब का बिल्कुल अलग अमल है और वो जिस तरह हो रहा है वो भी हमें पता है। वो ये कह रहे हैं कि एहतसाब के एक तरफ अमल चल रहा है तो हुकूमत पर प्रेशर हो सकता है कि हमारे केसेस जो हैं
वो साइडलाइन किए जाएं, क्योंकि फिर हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत ना माने, हुकूमत अपनी बात के लिए कायल करे, और कायल करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने आप को जस्टिफाइड समझते हैं तो कायल होंगे। ये कौन सा, और अपोजिशन कैसे चाहेगी? हुकूमत, अपोजिशन का सबसे बड़ा डिमांड क्या हो सकती है, मैं अभी से बता देता हूँ। अपोजिशन की सबसे बड़ी डिमांड होगी कि आप एहतसाब करें, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड करें। ये नहीं है कि जनाब जो आपके साथ हैं या जो आपको मन भाते हैं उनको आप एक तरफ बिठा कर रखें और उनको आड़ दे दें और उनको कहें कि जी इनका तो हम नहीं करते हैं और इनका हम करते हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड हो तो किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। और अपोजिशन में कौन से जो मेन प्लेयर थे वो तो वैसे ही आउट हो चुके हैं, सूरत हाल से उनको बेल हो चुकी है। बाकी कौन लोग हैं जिनकी वजह से जो है वो इस तरह की बातें होंगी? एहतसाब का आर्मी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आर्मी का काम पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान के सरहदों की हिफाजत करना है। पाकिस्तान को जब वफाकी हुकूमत जो है वो उनको मदद के लिए बुलाए तो उसके लिए आना है। आर्मी का काम ये है, आर्मी का काम सिविल ऑर्डर को बहाल करना है। तो ये बात जो है इसका कि एहतसाब हो रहा है तो इस वजह से ये हो जाएगा, इस तरह कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात। अच्छा, ये फिर वही बात हो गई उसामा, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं। इससे पहले जब जनरल राहील शरीफ थे, आपको याद होगा, बाकायदा एक कैंपेन चली थी अवाम की तरफ से कि भाई इनको नहीं जाना चाहिए, इनको एक्सटेंशन मिलना चाहिए। बहुत पजीराई उनकी अवाम में हुई थी, सबको मालूम है। लेकिन फिर वही बात है कि अदालत की नज़र में कानून पर बात होती है, इस तरह का जो मैटर है उसको मेरा ख्याल है कि इतना वेटेज नहीं दिया जाता। उसी तरह अभी आपने बात सुनी होगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब की, उनकी तरफ से कहा गया कि भी इस तरह बार्गेन का मौका मिल सकता है, प्रेशर डाला जा सकता है कि भाई हम आपका साथ देंगे, हमारे केसेस बंद कराएं। आप क्या समझते हैं, आप एग्री करते हैं उनकी बात से? मैं समझता हूँ उनकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। देखिए, जो मौजूदा हालात हैं, एक तो है आप सरहद पर हैं, LOC पर हैं, आपने कोई वहाँ पर चलें कुछ अरसे के बाद कमांड चेंज कर दी। हमारे मुल्क के हालात थोड़े फ़र्क हैं। हमें देखिए इस वक्त CPAC को भी जहन में रखना है, उसकी सिक्योरिटी है। चाइना ये समझता है कि हम काफ़ी अरसे से कमर जावेद बाजवा साहब से डील कर रहे हैं, तो उस नहज तक एक मामला पहुँच जाए जहाँ पर हमें तसल्ली बख्श हो कि जनाब ये मामला काफ़ी हद तक हो गए हैं। अभी उन्होंने देखिए आपने देखा कि आसिम बाजवा साहब आए हैं CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर। अब आप समझें कि अभी एक चीज़ चल रही है, अभी उन्होंने संभाला है एक चीज़ को, तो उसके बाद आप कैसे, जिस तरह ट्रांसमिशन अभी हो रही है, हम बैठे हैं, इसके दौरान तो आप नहीं चेंज कर सकते एंकर। इसी तरह से मैं आपको हालिया मिसाल देता हूँ कि अभी वज़ीर-ए-आज़म गए हुए थे सऊदी अरब के दौरे पर, तो आर्मी चीफ गए हुए थे UAE, और आपको सुनकर खुशी होगी पूरी कौम को कि $5 अरब जो दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में जमा करवाए हुए थे, पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अब उन्होंने ये कहा कि 1 साल के लिए मजीद हम वो डिपॉजिट रख रहे हैं और उसके बाद शायद वो कर्जे में भी बदल दिया जाएगा। तो ये आप देखिए कि एक शख्स का एक फ़र्क पड़ता है। ये नहीं है, इदारा अपनी जगह है, जो भी नया कभी आएंगे बहुत ज़बरदस्त होंगे, हमारा इदारा बड़ा मजबूत है, अच्छी बात है। लेकिन एक बंदे की एक बंदे की एक रेपुटेशन बन जाती है। एक आदमी ने एक चीज़ सोची है, एक प्लान बनाया है। अब जिस तरह मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान का अब दिफा जो है इकॉनमी से जुड़ा हुआ है। अब जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इस इकॉनमी को एक ऐसे लेवल पर पहुँचाना जहाँ ये हमें लगे कि सस्टेनेबल है। अब फ़र्ज़ कर लें, मैं मिसाल आपको दी है कि चाइना के शी जिनपिंग कहते हैं जी मैं तो एक ही जनरल को जानता हूँ, रहा कमर जावेद बाजवा। ये उनके अल्फाज हैं कि वो समझते हैं कि यार जनरल तो ये है। अब इसी तरह से मैंने आपको UAE की मिसाल दे दी, और बहुत सी हैं। अभी आप देखिए कि ईरान का दौरा देखें, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, ये सब, तो उसमें एक प्लान चल रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है। उस दौरान अब ये जो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, इस पर तो ना पीपल्स पार्टी का एतराज़ है, ना नून लीग का एतराज़ है, ना किसी और जमात का एतराज़ है। किसी का इस बात पर एतराज़ नहीं है, वो ये समझते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत को ये खदशा है, अब ये पता नहीं खदशा है या उनको वाकई पैगाम आते हैं कि जनाब वो कहेंगे कि जी मरियम को जाने दो। अब जो लगारी सब फरमा रहे हैं वो काम है नैब का कि एहतसाब की जब भी बात की जाती है, हुकूमत तो जनाब हाथ खड़े कर देती है। वो कहती है जी एहतसाब हमने तो करना नहीं है, हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं नैब से कि इस चीज़ का नोटिस ले, इस चीज़ का नोटिस ले, हम क्या कर सकते हैं। अभी आपने हसन न्याजी का मामला देख लिया है, वो इमरान खान साहब का भांजा है, तो अब क्या पुलिस ने उसको पकड़ना है, या तो साबित कर दें कि जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि ना करें, ना पकड़ें, बल्कि उसके जो वालिद साहब हैं वो तो नून लीग के बहुत करीब कहे जाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। अब इदारे ने पकड़ना है, नैब का काम है,
मसला ये होगा कि अब जिस तरह मरियम साहबा का बाहर जाना है उसमें हुकूमत का किरदार जरूर है ECL से नाम निकालने के लिए, हुकूमत परसू ही ना करे केस अदालत के सामने। इसी तरह जरदारी साहब का मामला है, अगर वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें रखने ना डाले हुकूमत, ये बातें होंगी। अब हुकूमत कहेगी एक आईनी मामला है, एक कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, हमने उसके मुताबिक चलना है, आप अपनी चीज़ ले आए हैं। हम अगर अब इस तरह करेंगे तो जनाब इमरान खान कहेगा जी मैं तो कौम से बगावत कर दूंगा कि अगर मैंने इनको जाने दिया या कुछ इस तरह की डील वगैरह कर दी या कुछ कर दिया। तो ये खदशात है असल में, और ये सबसे कोई ढके छुपे नहीं है। जरदारी साहब का आप देख लें क्या कहते रहे कि जनाब ये देखें जो आम इंसान को हुकूक हासिल होनी चाहिए वो जरदारी साहब को नहीं हासिल। तो पीपल्स पार्टी के ये खदशात हैं। अब उनको और क्या चाहिए? अगर वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन कहते हैं वो ले आए, एक आईनी तरमीम अगर समझते हैं वो लानी है। वैसे मेरा नहीं ख्याल, मैं उस वक्त से बैठकर सारे वो पढ़ रहा हूँ जजमेंट, मुझे कहीं आईनी तरमीम का हवाला नहीं मिला, मुझे एक्ट का मिल रहा है और वो कह रहे हैं आर्मी एक्ट में आपको तरमीम करनी होगी, आर्मी एक्ट का जिक्र है। तो ये पूरी कौम का ये ख्याल है, पूरी कौम ये समझती है कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन जरूरी है। ये एक एग्जीक्यूटिव फैसला था और ये होता है, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है जब कियानी साहब को एक्सटेंशन दी है और ठीक दी होगी उस वक्त। तो अब एक एग्जीक्यूटिव फैसला है, सदर ने उसके ऑर्डर करने हैं, अदालत भी इसको मान रही है। अब अदालत सामने मामला है, उनमें एक लकूना नजर आ गया और ये अजीब सा मामला हमारे सामने खड़ा हो गया। मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि इसको जल्द हल किया जाएगा। सही। अच्छा, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अभी आप बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, लगारी साहब के तहफ़्फ़ुज़ है कि करप्शन का मामला आर्मी के साथ है ही नहीं, वो तो अपना काम कर रहे हैं और बड़े एहसन तरीके से कर रहे हैं। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा की सलाहियतें पूरी दुनिया उनकी मोतरफ है, हम मोतरफ हैं। लेकिन एक जो तासुर हमने पिछले दिनों में जब ये मामला उठा था उस वक्त से लेकर अब तक सोशल मीडिया की जीनत भी बना, सवाल भी उठते रहे कि अगर एक जनरल के अंदर ये सलाहियतें हैं तो अगर उसको बरकरार रखना तो जो दूसरे जनरल्स उनके सीनियर या जूनियर्स जिसी भी तरह से हों उन पर यह मामला नहीं उठता कि वो शायद इस काबिल नहीं है कि उनका हक बन रहा हो तो वो कमांड ना कर सके। मैं आपसे इसलिए सवाल करूं क्योंकि आप खुद इस फौज का हिस्सा रहे हैं, 1 स्टार जनरल के ओहदे तक रहे हैं, ब्रिगेडियर रहे हैं, तो ये भी फिर एक तासुर नहीं बन जाता कि एक ही शख्स को एक्सटेंशन दे दी जाए, दूसरों का हक की बात नहीं कर रहा, उनकी काबिलियत पर सवाल हो जाए? देखिए, काबिलियत जनरली तौर पर 3 स्टार जनरल की सब एक जैसी होती है। आई डू एग्री विद इट। सही। एक प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट्स होती हैं, जिस तरह उसामा ने बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, ईरान के साथ, चाइना इनको बड़ी करता है। अभी जब अमेरिका गए थे वो एवरीबॉडी इज़ फीलिंग कम्फर्टेबल एंड इफ़ दे द डिस्कनेक्ट, आप नए चीफ आते हैं उनको अपना वे ऑफ वर्किंग, एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन वे ऑफ कमांड, और वो कमांड इस मौके पे इट वाज नीडेड की कॉन्टीन्यूटी कमांड होनी चाहिए। एक पिकुलर इन्वायरमेंट्स हो गई हैं, इंडिया आपके सामने खड़ा है। आप मुझे एक बात बताइए कि ये कानून साजी नहीं होती है, इंडिया फ्लैग ऑपरेशन करता है कश्मीर में और आज से 5 महीने बाद करता है और अभी 1 महीने के बाद जन बाजवा रिटायर हो रहे हैं। शुड ही वकेट प्राइम मिनिस्टर को उनको वकेट करा लेनी चाहिए या उनको ज़रूरत पड़ेगी कि वो चीज़ों के कमांड ना करें, कंटिन्यू करते रहें, बिकॉज इट विल अफेक्ट ही अंडरस्टैंड ऑपरेशन प्लानिंग, और जो ऑपरेशन प्लानिंग करता है उस वक्त उसको एग्जीक्यूट भी करना चाहिए ना। इन एनवायरनमेंट को अगर हम देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इन मौके पे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ही गलत फैसला है। आई एम नॉट सेइंग कि चीफ जस्टिस ने कोई जानबूझ के किया है, ये क्या किया है, उनकी सोच ज़ाहिर है, उनका लॉ का कंसर्न है और उन्हें चाहते हैं कि इसको क्लैरिफाई होना चाहिए। लेकिन इंडिया में देखें कैसे शादियाने बज रहे हैं, इंडिया में देखें कैसे वो शोर मचा रहे हैं, उनके मैं टेलीविज़न चैनल पर जाता हूँ, देखें वो कैसे वहाँ पर इसको इन्होंने उठाया हुआ है। ये चीज़ें हमें देखनी है। और उसके साथ साथ जो एक नैनी का नैरेटिव है कि फ़ौज और आवाम का जो आपस में गठजोड़ है, जो एक एतमाद है, उसमें दरार डाल दें, दिस इज़ वन ऑफ द वे, और जो कि इनएडवर्टेंटली हो रहा है। आई एम नॉट, किसी को भी मैं नहीं कहता कि ये ज़ाहिर है कि उनका अपना डिसीजन है इसके ऊपर, एंड वी ऑल एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट भी उसकी हम करते हैं, लेकिन ये चीज़ इसको एक हवा देती है क्योंकि जब इस वक्त आवाम पूरी फ़ौज के ऊपर एक पल्स रिपोर्ट होती है जो जाती है, ट्रुप्स क्या फ़ील करते हैं, वो क्या फ़ील कर रहे होंगे, उसके बाद आवाम क्या फ़ील करते हैं। कंट्रोवर्सी चीफ आर्मी स्टाफ की किसी हालत में नेशनल सिक्योरिटी स्टेट के अंदर नहीं होनी चाहिए, और इसको जितना खुश से सेटल कर लिया जाता है। और फिर एक और बात देखें, 3 दिन के अंदर इसको डिस्कशन की गई है, 3 डेज ओनली। अटॉर्नी जनरल, आप ये बताएं 3 दिन में क्या डिस्कशन होगी? या तो उसको डिटेल डिस्कशन होती, आप 1 महीने के लिए एक्सटेंड करते और फिर कहते हैं अटॉर्नी जनरल, बाकी पार्टीज, एवरीबॉडी शुड कम, अपने लॉयर को ला कर सॉर्ट आउट करें, डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर करें एंड देन गिव अ डिटेल डिसीजन।
आप 3 दिन के बाद आप डिसीजन लेकर आ रहे हैं और वहाँ मौका भी नहीं मिला और उसके बाद जजमेंट ले आए हैं, एंड इट इज़ अ वेरी नेशनल इशू है ये। इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। आई विश कि ये जुडिशियल रिव्यू में जाएं साहब, मुझे और इस बात उसके की समझ नहीं आ रही, चीफ जस्टिस भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, शायद कोई और जज होंगे और इसका बेहतर। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने कहा है कि आप भारत में देखें कोई टीवी चैनल आप ऑन करते हैं, वहाँ पे किस तरह उन्होंने इस मामले को उठाया हुआ है, शोर मचाया हुआ है। ऑपोजिशन एक तरफ कह रही है कि भाई तमाशा लगा दिया, इस मामले को मुतनाज़ बना दिया, लेकिन जब एक मामला इस तरह का था कि आइन में, कानून में उसकी गुंजाइश ही नहीं थी, तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं था, पता ही नहीं था क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो फिर इसमें मुतनाज़ बनाने वाली क्या बात है? मतलब एक तो अच्छी बात है फिर कि भाई एक चीज़ जो पहले से इसका कोई सोल्यूशन नहीं था या कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं था, अब है और कानून के मुताबिक है। देखिए, आप ये बताएं कि सिविल सर्वेंट जब रिटायर होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान सर्विस को एक्सटेंड कर सकते हैं। जो अपॉइंट करता है, एक लॉजिकल बात है, वाई कांट ही एक्सटेंड, और वो भी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज फील्ड के एनवायरनमेंट्स ऐसी हैं इस वक्त, और ये रीज़न किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नो वन आस्क्ड हिम कि जी आप क्यों कर रहे हैं, क्या वजह कर रहे हैं। दे बड़ी सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो नहीं बताई जाती हैं कि इसमें क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हो रहा है। और उस सूरत में जब आप अपॉइंट करते हैं तो इसलिए पहले भी जो अपॉइंटमेंट होती नहीं, क्या वो सारी इलीगल थी? जन कैनी की भी इलीगल थी, उससे पहले भी जो इलीगल थी। आपने ये एक नॉर्म चल रहा है और आपने एक उसके अंदर शो किया हुआ है कि जी 3 साल के लिए टेन्योर है, और उसके बाद फिर प्रोगेटिव होता है कि ज़रूरत है या नहीं है, 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, क्यों ज़रूरत है। ये आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये लिख के प्रेसिडेंट को भेजा होगा कि ये इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से ही फील्स एंड ही रिकमेंड्स, और वो प्रेसिडेंट अप्रूव करें जो कि सुप्रीम कमांडर है कि टेन्योर को बढ़ा देना चाहिए। अब इस इशू को, ये सेंसिटिव इशूज़ को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेज है, यहाँ पर फ़ौज को नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, फ़ौज अवाम को दूर करने की कोशिश कर रही है। दुश्मन का नैरेटिव यही है, फिफ्थ जनरेशन वॉर का इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। अभी एक इनएडवर्डेंटली ये बात हो गई है कि इसको एक, उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि अभी अपोजिशन भी बात करेगी, असम्बली में डिस्कशन होंगी, इसको थ्रेश आउट किया जाएगा, हर एक तकरीर करेगा। हमने इसको क्यों इशू बनाया? ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक बॉडी ऑफ कमांडेड ट्रुप्स हैं जिनका मोरल ऑफ ट्रुप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि कश्मीर पर लड़ाई तैयार खड़ी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, अब वेस्टर्न बॉर्डर पर आप देखें कि रोज़ हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। अभी आपके सामने आज देखें कि वो एक जो फादर है जनरल बाजवा कह रहे थे, 3 उसके बच्चे शहीद हुए हैं। देन स्टिल दे वांट कि हम अपने बच्चे शहीद करने की ज़रूरत है। हमारी इन्वायरमेंट फ़र्क है, यहाँ पर फ़ौज का मोराल हाई रखना है। टू वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, चाहे आप सियाचिन ले लें, चाहे आप आज़ाद कश्मीर ले लें, चाहे आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे लें ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, हर जगह पर इंडिया ने आपको घेरा हुआ है एंड कोई वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते हैं। कश्मीर आपके सामने है, कश्मीर का पॉइंट बैक बर्नर में चला गया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए इन इन्वायरमेंट के अंदर आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। अब अगर सब पॉलिटिकल पार्टी में इतना एक्यूमन है कि वो समझते इशू को ना बढ़ाया जाए और पैटी अपने पर्सनल गेंस के लिए, आई थिंक इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में ला के इसको सिविल मेजॉरिटी से लेके जाएं और फिर सेनेट शुड ऑल्सो अप्रूव ताकि इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। ये तो जिम्मेदारी है पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामानी लीडर्स के ऊपर कि वो अपनी जमातों को अपने वोट के ज़रिए इस सारे अमल को जल्दी रिजॉल्व करे, जो भी इसका फ़ैसला होना है। हुकूमत पर जो एतराज़ात अपोजिशन करती है वो भी बहरहाल वो हक बजानिब हैं कि वो एतराज़ात कर सकते हैं कि उनका लहजा और उनका जो तरीक़ाकार है वो पार्लिमानी नहीं है, कि पार्लियामान के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ जो है लगारी साहब, हुकूमत जब अपने वज़ीर मुशीर लगा रही है, उससे बढ़कर सरकारी मुलाजमीन की तब्दीली है, चीफ सेक्रेटरी लगा दिया, हटा दिया, किसी की एक्सटेंशन है, मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ के हवाले से भी हमने माजी में देखा वो हो रही है। अब ये एक चीज़ थी जिसमें लकूनत थी 243 के अंदर, अब वो मामला हल हो जाएगा। लेकिन किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने में तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। कानून के बाद मैं बात कर रहा हूँ कि कोई दूसरा जर्नल उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं है, जो कंफर्टेबल हुकूमत अपने साथ सेक्रेटरीज के लेवल पे फील करती है, वही अगर आर्मी चीफ में कंफर्टेबल फील करे तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, कंफर्टेबल क्या चीज़ होती है? आपकी ज़ाती दोस्ती थोड़ी है इसमें मामला। बात यह है कि वर्किंग रिलेशंस की बात हो, पाकिस्तान के स्टेट अफेयर्स को चला रहे हैं,
यहाँ पर कोई फ्रेंडशिप नहीं है कि कंफर्टेबल होना या ना होना। नहीं तो लवारिस साहब, माजी में भी हम क्यों ये सुनते हैं कि भाई वो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस वक्त जो पहले मिसिंग थे अब वो मिसाली नजर आ रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए। तब जब दोनों इदारे साथ चलेंगे तो मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन तरीके से काम होगा। उस वक्त भी मिसाली होने चाहिए थे जब नहीं थे, तो यानी उस वक्त भी उनको होना चाहिए था इनका मिसाली होना। मैंने हाँ, उनका मिसाली होना उस वक्त भी मिसाली होने चाहिए थे। उस वक्त भी इसी तरह से तमाम फ्रीकैन को एक साथ होना चाहिए था, ऑन द बोर्ड होना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बात से खुश होता है कि जनाब मुख्तलिफ इदारों के मुँह एक तरफ हैं और हुकूमत जो बैठी हुई है उनका एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक तरफ मुँह करके बैठी है, या जुडिशरी दूसरी तरफ मुँह करके बैठी हुई है, या पार्लियामेंट तीसरी तरफ मुँह करके बैठी है, तो ये ठीक नहीं होता है। देखें, सिक्योरिटी का मामला हमें ये भी ज़रूर देखना है कि ये सर्विसेज का मामला है। इंस्टीट्यूशन क्या है? रियासत के 3 सतून होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव, मुकन्ना और पार्लियामेंट, और वो जो है अपना जुडिशरी होती है, मुकन्ना होती है, इंतज़ामिया होती है। 3 आपके पिलर्स हैं। ये सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं और सिविल भी सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज में इस तरह के तकर्र भी होते रहते हैं, इस तरह से जो है वो लोगों का आना जाना भी रहता होता है, चेंज ऑफ कमांड भी होती रहती है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। और वज़राए आज़म भी तब्दील होते हैं, सदर भी तब्दील होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा की कोई सलाहियत में खुदा न खास्ता कोई कमी, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट जनरल हैं, प्रोफेशनल सिपाही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी जो हैं वो प्रोफेशनल वो हैं, सिपाही नहीं है या कॉम्पिटेंट नहीं, सब कॉम्पिटेंट हैं। और ये भी हो सकता है कि इनका जो बाहमी मेल वो है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, वो भी ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और मुझे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है कि अगर किसी का कॉन्फिडेंस है तो एक से मिलजुल कर काम करें। लेकिन कानून एक चीज़ है जो तमाम अफराद से, तमाम शख्सियात से, तमाम मनासिब से, तमाम उहदों से, हर चीज़ से बालातर है। ये इस सूरत यार सब गुजर चुके हैं। वो तो 40 दुएम के पास, अव्वल के पास भी ये ऑप्शन था ना, वो कहता कराम बिल को कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी आ गई है और हम इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा तुम्हें जो है यहाँ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं और तुम यहाँ से जाओ। और क्रॉमवेल के साथ जो कुछ किया गया था वो तो उसके दफन होने के बाद उसको निकाल कर फिर फांसी पर लटकाया गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए था। देखें, अपराध की कोई वो नहीं होती है। हम आज इस बात पर शायद बहस कर रहे हूँ कि कौन अहम है कौन अहम, हम किसी को ना गैर अहम मैं कह ही नहीं सकता। मेरे लिए सबसे बुरी बात होगी कि मैं कहूँ कि कोई कम अहम है या किसी की अहमियत कम है। और ख़ास तौर पर जिनको मैं जानता हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा को, वो बहरहाल कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन हम कानून से बालातर तो जनरल कमर जावेद बाजवा को भी नहीं कह सकते। बिल्कुल। अयूब खान से लेकर जनरल कमर जावेद बाजवा तक कोई आर्मी चीफ कानून से बालातर नहीं है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है और माजी के जनरलों ने लिया है तो फिर उसके ऊपर कौम का भी एक रद्दमल होता है, आइन का भी एक रद्दमल होता है, अवाम का भी एक रद्दमल होता है, दुनिया का भी एक रद्दमल होता है। वो बिल्कुल अलग बात है। इन्होंने सर्व किया है। मैं कहता हूँ ये हुकूमत उनकी सर्विस को, उनकी खिदमात को ये जो अंडर एस्टिमेट कर रही है और वो इंटेंशनली ये सूरत हाल पैदा कर रही है। हुकूमत इस सूरत हाल को पैदा कर रही है कि ये क्वेश्चन बना रहे और लोग जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बहस करते रहें। अच्छा, थोड़ा सा कुछ उसामा शायद कहना चाह रहे हैं जी, उसामा को भी ऐड कर लेते हैं इसमें। जी मैं देख रहा हूँ, चूँकि ब्रेकिंग मुसलसल चल रही है फैसले की तफसील में, तो बड़ा दिलचस्प है ये कि इसमें ये भी कहा गया है फैसले में कि जी गैर मुतय्यन सवाबदीद नहीं हो सकती। यानी सवाबदीद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है आर्मी चीफ को लाने का और सदर के पास इख्तियार है, वो ऑर्डर करेंगे। लेकिन साथ ही उसके फ़ौरन बाद आप देखें कि चल रही है कि जो दरख्वास्त गुजार था वो ये पटिशन वापस लेना चाहता था लेकिन होने नहीं दी। तो ये सवाबदीद अदालत की भी है। तो मुझे ये बड़ी बात दिलचस्प लगी कि एक तरफ इस फैसले में कहा गया सवाबदीद गैर मुतय्यन नहीं हो सकती, लेकिन फिर अदालत को ये इख्तियार है कि एक शख्स आया है और वो कहता है मेरी ये दरखास्त है लेकिन मैं वापस ले रहा हूँ, तो अदालत ये कह सकती है कि नहीं तुम वापस लेना चाहते होगे अपनी जगह, लेकिन हम नहीं वापस होने दे रहे, अब हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, तो ये सवाबदीद अदालत के पास है, तो ये भी एक मजेदार सी चीज़ है। सवाबदीद की बात हो रही है, गैर मुतय्यन नहीं हो सकती और वहीं पर। अच्छा उसामा, इस सारे मामले में गालिबन हनीफ राही नाम था उनका जो दरखास्त गुजार थे। मुझे क्या बताएगा कि अब ये जाहिर सी बात है फॉर ऑल टाइम टू कम ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा, 6 महीने में कानून साजी होनी है, तो ब्रिगेडियर साहब किसको क्रेडिट जाएगा, हुकूमत को
जुडिशरी को तो जाएगा ही जाएगा, हनीफ राही साहब को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखें, अभी बेसिकली बात यह है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को एक ऐसी अपनी एक नेगोशिएटिंग टीम तश्कील देनी चाहिए, बिल्कुल, जो मॉडरेट हों, लॉजिक से बात करते हों, सॉफ्ट स्पोकन हो, और दे शुड नॉट हैव रिजिड हो जब ये गवर्नमेंट की पार्टियों से जाके बात करेंगे, बिकॉज दे हैव टू नेगोशिएट, अंडरस्टैंडिंग से करें। हमारे पास पीटीआई में ऐसे लोग हैं जो बहुत रिजिड हैं और दे डोंट मेक अ हैप्पी टीम, दे कांट बी गुड नेगोशिएटर। ये भी अब इनको सोचने की बात है कि हमने कैसे जाना है, कैसे बात करनी है और उसके बाद लिख जानी है। आप मुझे एक बात और बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसको मर्जी सो मोटो ले ले, आप चाहे आपके आईजी की पोस्टिंग हो, एक एसपी की पोस्टिंग हो, आदम सवादी का केस हो, किसी में हो, वो आप इमीडिएटली चीफ एग्जेक्टिव कैन नॉट फंक्शन, जो इस वक्त जुडिशरी हमारे का हाल है, और वो किसी की अपॉइंटमेंट अपनी स्वाबदीदी इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी स्वाबदीदी इख्तियार कर सकती है। अगर चीफ एग्जेक्टिव अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, अपनी मर्जी के लोगों को ओहदों पे नहीं ला सकते, अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं चला सकते, तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? वी हैव टू, ये भी हमें पार्लियामेंट को सोचने की बात है, और पार्लियामेंट को ऐसा कानून भी लाना चाहिए जिसमें ये चीज़ें भी साफ ड्रॉ लाइन की जाएँ कि कहाँ किसकी स्वाबदीद है और कहाँ हुकूमत पे इंटरफेयर नहीं होगी। अगर आपने हर चीज़ में ही आपने अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर पाकपतन के एसपी को चेंज करता है तो सो मोटो आ जाता है। आई मीन फिर आपके एग्जेक्टिव पावर्स का है, आप मामले मान लो कि कौन सी पावर्स हैं? कानून के तो हर शख्स ताबे है, कानून सबसे ऊपर है, कानून के अंदर तब्दीली बहरहाल आइन के तहत हो जाए तो उसमें बहरहाल कोई कबाहत नहीं है कि जब तक कानून में है तो फिर अदालतें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगी, हुकूमतें अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगी, एग्जेक्टिव के पास जो इख्तियारात है वो खुद इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, नज़ीर लगारी साहब, उसामा गाजी साहब, आपका शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल, ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए। बिल्कुल, कुछ ही देर में हाजिर होंगे अब हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।